स्वागत है बच्चों। आज अपन अध्ययन करेंगे सामाजिक विज्ञान, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट भाग 3 का कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक का अध्याय है जो चौथा अपन अध्ययन करेंगे। इससे पहले 3 अध्याय अपन अध्ययन कर चुके हैं, तो वो वीडियो आपको इसी चैनल पर प्ले लिस्ट के अंदर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन नाम की प्ले लिस्ट में आपको सभी वीडियो वहाँ उपलब्ध है, मिल जाएंगे। तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो आज अपन अध्ययन करेंगे लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, यानी लोगों की सरकार के जो मुख्य तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, देखते हैं। इस पाठ में आप लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य बातों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय के विचार शामिल हैं। ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था न हो तो क्या होता होगा, आइए इसे जानने के लिए दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली माया की कहानी पढ़ते हैं। तो देखते हैं आगे। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। तो वहाँ है जो कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, श्वेत यानी गोरे लोग और अश्वेत यानी काले लोग, और जिसकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे भारतीय। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी मां की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर मिला जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। तो ये क्या मिला उनको? रजिस्टर मिला जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा पड़ा था। इसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। तो 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की क्या थी? बहुत सारी तस्वीरें थी। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उनका नाम था हेक्टर पीटरसन, और उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। और माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा क्यों? जो हेक्टर पीटरसन था उनको पुलिस ने गोली मार दी थी। तो माया ने पूछा कि क्यों। माया की मां ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद कानून से शासित था। यानी रंग भेद कानून से क्या था? शासित था। रंग भेद का मतलब है त्वचा, चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना, यानी चमड़ी के रंग के आधार पर काले गोरे का भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। वहां के कानून के मुताबिक श्वेत यानी सफेद और अश्वेत यानी काला भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग न तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और न ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। यानी श्वेत लोग अलग रहते थे और अश्वेत यानी काले लोग है वो क्या? अलग रहते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रंग भेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की मां की आवाज में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे। तो श्वेत और काले और गोरे लोग थे, उनके लिए जो अस्पताल थे वो भी क्या थे? अलग अलग थे। और अस्पताल की जो गाड़ियां होती है, एम्बुलेंस होती है, वो भी क्या थी? अलग अलग थी। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियां थी वे जरूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी। तो श्वेत लोग थे, उनकी जो अस्पतालों की गाड़ियां होती थी वो क्या है? जरूरत के सामानों से क्या सुसज्जित होती थी। जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियां थी उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। तो जो काले लोग थे उनको ये सुविधाएं जो कम मिलती थी। उनके लिए रेल एवं बसें अलग होती थी। रेल और बसें भी काले लोगों के लिए क्या होती थी? अलग होती थी। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। तो बस स्टैंड तक उनको क्या अलग अलग दिए जाते थे। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाजत नहीं थी। तो काले लोगों को क्या है? वोट देने की इजाजत नहीं थी। देश के लिए देश की सबसे अच्छी जमीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी। तो जो श्वेत लोग हैं उनके लिए जो देश की सबसे अच्छी जमीन होती थी वो आरक्षित थी। और अश्वेत काले लोगों की खेती के लिए सबसे घटिया जमीन उनको मिलती थी। तो सबसे जो घटिया जमीन होती थी वहाँ खेती नहीं न के बराबर होती थी, वो है जो काले लोगों को दी जाती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। तो सोवेटो शहर था, वहां सब क्या रहते थे? काले लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। तो हेक्टर पीटरसन था वो वहीं रहता था।
वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। तो वहाँ के जो श्वेत लोग थे, गोरे लोग थे, वो क्या बोलते थे? अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा का सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था। तो हेक्टर और स्कूल के जो अन्य विद्यार्थी पर इस भाषा को सीखने के लिए क्या दिया जा रहा था? जोर दिया जा रहा था। जबकि वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। तो ये है जो अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था। हेक्टर पीटरसन, वो अफ्रीकांस सीखने का क्या कर रहा था? विरोध कर रहा था अपने साथियों के साथ। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई। तो बहुत ही बेरहमी से पीटा और भीड़ पर क्या बरसाई? गोलियां बरसाई, जिससे हेक्टर पीटरसन की क्या हो गई? मौत हो गई। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वो मारा गया। ये 16 जून 1976 की घटना है। तो कब की घटना है? 16 जून 1976 की। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। तो नेल्सन मंडेला ने जो रंग भेद के खिलाफ क्या है? बहुत लंबे समय तक क्या किया है? संघर्ष किया है। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तो दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक जो देश बना वो 1994 में। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा। तब से क्या है? सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है। तो देखते हैं। भागीदारी। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? तो हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव, क्योंकि हर 5 वर्ष में क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। आपने पिछले पार्ट में पढ़ा ही कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं। लोकतंत्र में क्या है? लोग निर्णय लेते हैं। चुनाव में वोट देकर वह अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। जो लोग प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं, ये प्रतिनिधि जो लोगों के निर्णय लेते हैं। ये मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की जरूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे। तो लोगों की जरूरतों और मांगों को जो प्रतिनिधि है वो ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में ये अवधि 5 वर्ष की है। तो भारत में हर 5 वर्ष में क्या होती है? सरकार बदलती है। हर 5 वर्ष में क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। तो एक बार चुनाव होते हैं तो सरकार है जो 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। और सरकार यदि काम अच्छा नहीं करेगी तो 5 वर्ष के बाद में जनता जो जिस सरकार जो सत्ता में थी उनको नकार देंगे, दूसरी सरकार को बना देंगे। यदि सरकार ने 5 वर्ष के अंदर अच्छा काम किया है, देश के लिए हित का काम किया है, लोगों के हित का काम किया है, तो वो लोग है जो उसी सरकार को क्या कर देंगे? वापस सरकार चुन लेंगे। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। तो लोग उसको बार बार चुने तभी संभव है। चुनाव का समय लोगों के लिए ये वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। तो जब नियमित चुनाव होते हैं तो लोगों का जो नियंत्रण है वो सरकार पर बना रहता है। भागीदारी के अन्य तरीके। चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। तो चुनाव है जो 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर उनकी आलोचना करके वे अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो जैसे लोग सरकार जो निर्णय लेती है जो जनता के हित में नहीं है, तो वो लोग हैं जो उन निर्णय का क्या आलोचना करके अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था, तो बिजली का किराया बढ़ा दिया था तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया। लोगों ने जुलूस निकाले, हस्ताक्षर अभियान चलाए, सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी और बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति क्या है? जिम्मेदार है।
तो ऐसे जो निर्णय है जो सरकार जनता के खिलाफ लाती है तो जनता उसका विरोध करती है, प्रदर्शन करती है, जुलूस निकालती है, धरना देती है, हस्ताक्षर अभियान जो चलाती है। तो सरकार को जो निर्णय है, सरकार पर दबाव आता है तो सरकार वो निर्णय क्या लेती है, वापस लेती है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल अभियान, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल हैं। इसके जरिए जो बातें गलत हैं और न्याय संगत नहीं है उन्हें सामने लाया जाता है। जो गलत है, न्याय संगत नहीं है, उसको क्या लाया जाता है, सामने लाया जाता है। अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविजन भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अखबार है, जैसे पत्रिका है, टेलीविजन है, ये भी जनता से जुड़े मुद्दे हैं जो सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहाँ यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वही ये भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को ये मौका नहीं मिल पाता है। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका ये भी है कि वे आंदोलन करें और जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दे। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। तो ये लोग हैं जो सरकार के अंदर, दलित है, जैसे आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, महिला है, तो इनका जो भागीदारी है वो इस आंदोलनों के माध्यम से ही होती है। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे या गांव की गली से कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे तो हम एक क्षण रुक कर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकला गया है, इसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। आगे है विवादों का समाधान। आपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह ये मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं। तो विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। तो अन्य लोगों में क्या है, भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। तो आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और ये समझे कि सरकार इसके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। तो देखते हैं। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। तो धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार क्या बनते हैं, समस्या का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं। तो कई बार जुलूस के लोग जो उत्तेजित हो जाते हैं, और कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौकों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो पुलिस है जो इन मौकों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति न पैदा हो, हिंसा न भड़के। तो पुलिस का काम है आपस में जो टकराव की स्थिति पैदा न हो और हिंसा न भड़के, वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है। तो सभी पक्षों को पहले एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके। और नदियां भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। कुछ नदियां एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उसके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। तो पानी का बंटवारा है जो नदी का, वो भी क्या है, विवाद का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। कर्नाटक के कृष्णा राजा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की जरूरतें भी पूरी होती हैं। तमिलनाडु के मैटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। पिछले 30 सालों से दो राज्यों के बीच विवाद का मुद्दा रहने के बावजूद कावेरी शांत भाव से बहती है। तो कावेरी नदी
दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपर ऊपरी छोर पर है। तो कर्नाटक का जो कृष्णा राजा सागर बांध है वो कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है। और तमिलनाडु का मेटूर बांध नदी के निचले छोर पर है। तो तमिलनाडु का जो मेटूर बांध है वो है नदी के निचले छोर पर है। मेटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा राजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। तो इस तमिलनाडु का मेटूर बांध है, इसमें पानी तभी भरा जा रहा है जब कृष्णा राजा सागर का बांध से पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्यों को अपने लोगों की जरूरतों के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता है। इससे विवाद उत्पन्न होता है और तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो सके। आगे है समानता एवं न्याय। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। तो न्याय और समानता के प्रति क्या होना है? वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। तो न्याय और समानता को क्या है? एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। तो देखते हैं, अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और एवं यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया। तो लंबे समय तक जो दलित लोग थे उनको यातायात है, स्वास्थ्य है, शिक्षा की सुविधाओं से क्या रखा गया? वंचित रखा गया। किसके कारण? अस्पृश्यता यानी छुआछूत के कारण। पहले हालत ये थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। दलितों को पहले हालत ये थी कि सार्वजनिक मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था। डॉक्टर अम्बेडकर जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा, अम्बेडकर के विषय में आपने जो पिछले अध्याय के अंदर देखा। और कहीं अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। ये प्रथा है जो क्या है? अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का क्या हो? व्यवहार हो। सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे हैं। जैसे हमारे समाज में ये आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज्यादा करते हैं। ये आप भी देखते हैं कि लड़कों के मुकाबले लड़की के मुकाबले क्या है? लड़कों की देखभाल ज्यादा करते हैं। इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है। यह धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेगी। उदाहरण स्वरूप सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान है। इसी के साथ अपना जो अध्याय चौथा था वो होता है पूरा, और मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।